हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा डेफिशिएंट डिमांड। हम लोग पूरे डेफिशिएंट डिमांड को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं आज के वीडियो में। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो डेफिशिएंट डिमांड होती क्या है? सो बेसिकली डेफिशिएंट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जब इकोनॉमी में जो हमारी डिमांड है वो जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज उससे कम है। ठीक है। So basically, it is the situation when demand is lower than what is required for fuller utilization of resources. तो resources का पूरी तरीके से utilization नहीं हो पाता, इसके कारण क्या होता है, इकोनॉमी में excess capacity होती है और unemployment होती है। अगर हम लोग कीन्स के सुने तो वो कहते हैं कि AD is deficient when it is less than AS corresponding to full employment in economy। मतलब जो एक्चुअल AD होता AS के corresponding full employment लेवल पे वो कम होगा, तब उस केस में हमारा इकोनॉमी में हम कहेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड है। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऐसे सिचुएशन जब AS/AD बराबर हो, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बराबर हो और जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा हो। ठीक है। सो ये हमारे कीन्स ने कहा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं एक बार डेफिशिएंट डिमांड का ये ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो सबसे पहले तो ये हमें AD दिया है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, मतलब कि अगर हमारी रिसोर्सेज का अच्छे से पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा होता तो हमारा AD ये होता। उसके बाद हम लोग का जो एक्चुअल प्लान्ड AD है, मतलब रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उसके कारण जो हमारा AD है बेसिकली वो इतना है। तो इसके कारण यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हो रहा है, डेफिशिएंट डिमांड या फिर ये गैप प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये हमारा AD AS को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे जो हमारा प्लान एरिया है उसको कहते हैं हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो ये हो गया हम लोग के ग्राफ के बारे में भी। अब एक बार देख लेते हैं कि ये डेफिशिएंट डिमांड होता क्यों है। सो अब इसके कॉजेज़ को ना समझना बहुत आसान है। हम लोग ने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था। सो उसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते थे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो इन सभी फैक्टर्स को हम लोग पॉइंट्स के जैसे लिख देंगे। सो हम लोग का डिमांड कब डेफिशिएंट होगा? जब इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कम होगा, खर्चा कम करेंगे लोग। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले तो अगर हम जो कंज्यूमर्स हैं वही खर्चा कम करेंगे, मतलब कि हम डिमांड कम कर रहे हैं। उसके बाद जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। मतलब अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में बियरिश फेज आने वाला है, मतलब कि इकोनॉमी जो है वो गिरने वाली है, इकोनॉमी में मंदी आने वाली है, तो उस केस में उन लोग इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है अगर वो भी कम हो जाता है तो भी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड होती है। और उसके बाद जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं तो फिर से इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड होगी, क्योंकि जब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे तो हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ को गुड्स सप्लाई करते थे। सो ऐसे में हमारी डिमांड बढ़ती थी, क्योंकि हमारे इंडिया में तो गुड्स सर्कुलेट हो ही रहे थे, लेकिन हम लोग बाहर की कंट्रीज़ को भी दे रहे थे। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो हमारी डिमांड भी कम होगी। और अगर इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे तो भी हमारे लिए नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग फॉरेन के गुड्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं अपनी कंट्री की गुड्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए हमारी कंट्री की डिमांड कम हो रही है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, ये है टैक्स रेट्स। मतलब ये इसमें कवर नहीं होता, बट ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम लोग को याद रख लेना है। सो अगर अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स रेट बढ़ा लेगी तो उस केस में लोगों के हाथ में जो पैसा बचेगा वो कम बचेगा, मतलब कि लोगों की रियल इनकम जो है वो कम बचेगी। तो इसके कारण वो कम खर्चा कर पाएंगे, कम गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड कर पाएंगे, जिसके कारण इकोनॉमी में होगी डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है। सो ये सब थे हमारे कॉजेज डेफिशिएंट डिमांड के। अब उसके कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं, मतलब कि डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो डेफिशिएंट डिमांड के कारण होता है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है वो यहाँ पे होता, लेकिन डेफिशिएंट डिमांड के कारण हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो जिसके कारण जो हमारी GDP है वो भी कम आ रही है। एक्चुअल GDP यहाँ आती है, लेकिन डेफिशिएंट डिमांड के कारण हमारी GDP कहाँ आ रही है, यहाँ। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफ्लेशनरी गैप। अब देखो, डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कम है। अगर इकोनॉमी में डिमांड कम होगा तो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट का उन लोग को रिटर्न नहीं मिलेगा। अब अगर प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट कम करेंगे मतलब कि उन लोग कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तो अगर आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा सो उसके कारण दोबारा से इनकम कम होगी, क्योंकि उसी आउटपुट को बेच कर उन लोग इनकम कमाते हैं। लेकिन अगर आउटपुट ही कम प्रोड्यूस किया तो इनकम भी कम होगी। अब इनकम कम होगी तो उन लोग खर्चा क्या करेंगे, मतलब खर्चा करने के लिए भी उनके पास इनकम कम होगी, तो जिसके कारण अगेन एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक साइकिल है और इसी साइकिल को हम लोग बोल देते हैं डिफ्लेशनरी गैप।
ठीक है। सो अगर डेफिशिएंट डिमांड इकोनॉमी में होगी तो उसके कारण डिफ्लेशनरी गैप आता है, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड बार बार कम होती रहेगी। उसके बाद आता है अनडिजायर्ड स्टॉक। अब इकोनॉमी में क्योंकि डिमांड कम हुई, डेफिशिएंट थी डिमांड, इसके कारण जो प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया उसका कुछ पोर्शन तो सेल हो गया, लेकिन कुछ पोर्शन अभी भी उनके पास बचा है। तो वो बेसिकली वो स्टॉक अपने पास नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उन लोग ने तो पूरे मार्केट को मॉनिटर करने के बाद ही प्रोडक्शन किया था, ये एस्टिमेट करके कि कितनी डिमांड होगी। तो जो अभी उन लोग के पास स्टॉक बचता है उसको हम लोग कह देते हैं अनडिजायर्ड स्टॉक, और जो कि फ्रूटफुल नहीं होता। उसके कारण होता है उनको लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि उनको फिर उस अनडिजायर्ड स्टॉक को लो प्राइस पे लोगों को बेचना पड़ता है, बिकॉज अगर उनका स्टॉक क्लियर नहीं होगा जब तक, तो फिर उन लोग दोबारा प्रोडक्शन कैसे करेंगे, या फिर उनको दोबारा प्रोडक्शन के लिए मनी कैसे मिलेगा, क्योंकि उनका पैसा ऑलरेडी पुराने स्टॉक पे फंसा है। तो इसके कारण उन लोग लो प्राइस पे उसको बेच लेते हैं, जिसके कारण उनका प्रॉफिट लॉस होता है। ठीक है, तो ये था पूरा हम लोग का डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय।